Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 11 science chapter number 3. Today topic is bryophytes. Bryophytes include the various mosses and the liverworts that are found commonly growing in a moist shaded area in the hills. Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. They usually occur in damp and humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rocks and soil. The plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and the prostate on or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. They lack true roots, stem, or leaves. They may possess root-like, leaf-like, and stem-like structure. The main plant body of the bryophytes is haploid. ब्रायोफाइट में मॉस व लिवरवर्ट्स आते हैं जो कि प्राय पहाड़ियों में नम और छायादार वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का यानी कि पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, जल स्थलचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है कि एम्फीबियंस उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि वाटर में और ज़मीन पे दोनों ही जगह के ऊपर रह सकते हैं, लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी से रिलेटेड हैं ब्रायोफाइट्स। ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहलाते हैं। दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल, ये मिट्टी में रह सकते हैं बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन लैंगिक जनन के लिए ये पूरी तरीके से पानी पर निर्भर हैं। दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। ये प्राय नम सीलन वाली और छायादार वाली जगह के ऊपर पाए जाते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सीशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। ये अनुक्रमण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ देखिए बेटे, फिगर 3.2 में डायग्राम आपके सामने शो किया गया है। ब्रायोफाइट्स का लिवरवर्ट्स हैं। इसमें आपको फीमेल थैलस और मेल थैलस जो है वो शो किया गया है मार्केंशिया का। फिर नेक्स्ट मॉसेस के अंदर फिनेरिया है और फिनेरिया का जो स्पोरोफाइट है वो शो किया गया है और इसका स्पेंजियम जो है वो भी शो किया गया है। तो आप अच्छी तरीके से इस डायग्राम की तैयारी कर लें। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी की तुलना के अंदर यानी शैवालों की तुलना में इनका जो थैलस होता है वो डिफरेंट होता है। यह थैलस की तरह होता है और ज़मीन से लेटा हुआ यानी शान अवस्था में और सीधा होता है। ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय मूलाभ द्वारा सब स्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इसमें जो रूट है, स्टेम है और लीफ जो है वो नहीं पाई जाती। The may possess root-like, leaf-like and stem-like structure. The main plant body of bryophytes is haploid. जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो युग्मकोद्भिद यानी कि हैप्लॉइड टाइप की होती है। It produces gametes, hence is called a gametophyte. The sex organs in bryophytes are multicellular. The male sex organ is called anthracium. The male sex organ is called antheridium. They produce biflagellated anthrozoites. The female sex organ called archegonium is flask-shaped and produce a single egg. The anthrozoids are released into water where they come in contact with archegonium
An anthrozoid fuses with the egg to produce the zygote. Zygote do not undergo reduction division immediately. They produce a multicellular body called a sporophyte. The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and that derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division to produce haploid spores. The spores germinate to produce गैमेटोफाइट। आगे बताया गया है कि इसकी जो प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड टाइप की होती है और ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं यानी बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को हम पुंधानी कहते हैं और ये द्विकशाभिकीय पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्थिधानी यानी कि आर्चिगोनियम कहते हैं। ये फ्लास्क की जैसी संरचना होती है जिसके अंदर एक एग होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये जब आर्चिगोनियम के संपर्क में आता है तो एग से फ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है, जिसके कारण युग्मनज बनता है यानी कि जाइगोट बनता है। और ये जो जाइगोट है ये जाइगोट बनने के बाद में स्थिधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण जाइगोट बनता है और युग्मनज से तुरंत इसमें विभाजन नहीं होता। यह एक बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट बन जाता है और स्पोरोफाइट कभी भी फ्री लिविंग नहीं होता यानी कि मुक्त जीवी नहीं होता, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। इसमें अपना पोषण प्राप्त करना इसका उस समय मुख्य उद्देश्य रहता है। ये अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। एंड द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division to produce haploid spores. इसके बाद में इसमें न्यूक्लीकरण विभाजन होता रहता है जिसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं एंड स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। और जब ये अंकुरित होते हैं, जब ये जर्मिनेट होते हैं तो गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मोजेस प्रोवाइड्स फूड फॉर herbivorous mammals, birds and the other animal. Species of Sphagnum mosses provides peat that have long been used as fuel and as packing material for transshipment of living material. Living of their capacity to hold water, mosses along with lichen are the first organisms for the growth of higher plants. Since mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. आगे की तरफ बताया गया है कि ब्रायोफाइट्स का बहुत कम आर्थिक महत्व है, यानी कि बहुत ही कम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ही ये रखते हैं. बट सम मोजेस प्रोवाइड फूड फॉर मैमल्स, लेकिन इनमें से कुछ मोजेस ऐसी होते हैं जो कि अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं. इसमें स्फैग्नम के बारे में बताया गया है कि स्फैग्नम की कुछ ऐसी जाति होती है जो कि पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में किया जाता है. इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने के अंदर भी करते हैं. इसका कारण यह है कि इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है. लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं. इनका अगर हम लोग इकोलॉजिकली तरीके से देखें यानी पारिस्थितिक महत्व से देखें तो इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है. दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्टेंस सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. ये लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो कि चट्टानों पर उगते हैं. उनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है. इनमें चट्टानों को अपघटित किया जाता है और अन्य जो हायर क्लास
प्लांट हैं उनके उगने के लिए उसको सुचारू बनाया जाता है, उसके अनुरूप बनाया जाता है। चूँकि मॉस जो होते हैं वो मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती। इस कारण ये मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, यानी कि सॉइल इरोशन को भी ये रोकते हैं। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको लिवरवर्ट और मॉस के अंदर विभक्त किया गया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में लिवरवर्ट्स के बारे में ये स्टडी है आगे। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली in moist, shady habitats such as banks of streams and the marshy ground, damp soil, bark of tree and deep in the woods. The plant body of liverworts is thalloid. एग्जाम्पल मार्गेशिया के बारे में बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट, द थैलस इज द dorsiventral and the closely appendages to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. Liverworts प्रायः हमेशा नमी यानी मॉइस्ट शेडी हैबिटेट जो होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। ज़्यादातर नदियों के किनारे, दलदली स्थानों पर और गीली मिट्टी के अंदर पेड़ों की छालों के ऊपर ये उग जाते हैं। लिवरवर्ट की जो पादपकाएँ होती हैं वो थैलस नुमा होती हैं, जैसे कि मार्गेशियस का एग्जाम्पल है। थैलस जो होते हैं वो डॉर्सिवेंट्रल यानी कि पृष्ठाधार होते हैं और अधस्तर बिल्कुल चिपकी भी रहती है इनकी पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह की रचना पर 2 कतारों के अंदर लगी हुई रहती है। द लीफी मेंबर हैव अ टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखती है जो कि 2 कतारों में लगी हुई रहती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन liverworts take place by fragmentation of thalli or by the formation of the specialized structure called gamete. लिवरवर्ट्स में अलैंगिक जनन होता है और थैलस के विखंडन होने से एक विशिष्ट संरचनाएं यानी कि जैमा बनती हैं, जैमा द्वारा बनती हैं। जैमा हरी और बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां होती हैं। जैमा आर ग्रीन multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gemma cups located on the thalli. The gemma becomes detached from the parent body and germinate to form new individuals. During sexual reproduction, male and the female sex organs are produced either on the same or on different thalli. The sporophyte is differentiated into a foot, seta and capsule. After moist spores are produced within the capsule, these spores germinate to form free living gametophytes. आगे बताया गया है कि जेमा जो होते हैं वो हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां नुमा संरचना है। ये छोटे छोटे पात्रों में, जिसे जेमा कप कहते हैं, में प्रेजेंट होते हैं, स्थित होते हैं। इन्हें अपने जो पेरेंटल प्लांट जो है उससे अलग कर दिया जाता है, इससे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पे अथवा दूसरे थैलस के ऊपर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक नीचे की तरफ फूट, देन सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि मार्गेशिया के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं और स्पोर से जब जर्मिनेशन होता है तब एक मुक्त जीवी यानी कि फ्री लिविंग गैमेटोफाइट यानी कि युग्मोद्भिद बनते हैं। इसके बाद में आगे हमारे पास में मॉसिस की स्टडी है और मॉसिस में बताया गया है कि ये predominant stage of the life cycle of the mosses is the gametophyte which consists of the 2 stage। इसमें बताया गया है कि मॉसिस जो होते हैं जीवन चक्र के अंदर 2 अवस्थाएं होती हैं। इसके अंदर पहली अवस्था जो होती है वो तो तंतुनुमा होती है, ठीक है, और द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटीनिमा स्टेज एंड दस डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर्स, जो कि डायरेक्टली स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड द फ्रिक्वेंटली फ्लैमेंटेशियस स्टेज। ये बहुत क्रीपिंग टाइप की ग्रीन एंड द ब्रांच एंड द फ्रिक्वेंटली फ्लैमेंटेशियस स्टेज होती है। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। जो दूसरी स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है। और लीफी स्टेज के बारे में बताया गया है कि
ये पार्श्व कली के रूप में संरचना होती है। इसमें एक सीधा पतला सा तना होता है जिसमें एक सर्पिल रूप से पत्तियां लगी हुई रहती हैं और they are attached in the soil through a multicellular and the branch rhizomes they stage bear the sex organ। इसमें ये बहुकोशी के शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी हुई रहती हैं और इस अवस्था में लैंगिक अंग जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसेस इज बाय fragmentation and the budding in the secondary proteinema. This in sexual reproduction the six organs antheridia and the archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization the zygote develops into a sporophyte consisting of a food seta and capsule. The sporophyte is more elaborate and then that is a liverwort. The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Common example of mosses are Funaria. नेक्स्ट है आपका पॉलीट्राइकम और एंड स्फैग्नम, ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल हैं। तो आगे बताया गया है कि मॉस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो प्रथम तंतु के विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन के अंदर वही जो हम लोगों ने भी सेम स्टडी करी आगे कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद में जाइगोट जो है युग्मनज बनते हैं, स्पोरोफाइट से विकसित होते हैं। अगेन इसके अंदर वही फूड सीटा और कैप्सूल जो होते हैं वो पाए जाते हैं और मॉस में स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं, मियोसिस के बाद में स्पोर बनते हैं और मॉस से स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है जिसमें हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। इनके जो मेंबर हैं वो फिनेरिया और उसके बाद में पॉलीट्राइकम एंड नेस स्फैग्नम होते हैं। तो आज हमारा ये वाला जो पार्ट था वो ब्रायोफाइट्स का वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम टाइडोफाइट की स्टडी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।